नमस्ते। आज मेरे साथ पंकज सिंह साहब हैं। पंकज सिंह साहब को जो लोग पहले देखे होंगे, हम दोनों साथ काम किए हैं। पंकज पत्रकारिता से, पंकज ने स्वेच्छा से सार्वजनिक जीवन में आए, बहुत काम किया। आम आदमी पार्टी को बिहार में एक मजबूत स्थान दिलाने में बहुत परिश्रम से उसमें किया। फिर जो भी कारण था 2020 में आखिरी मिनट में इनकी पार्टी ने निर्णय किया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पंकज ने दिल्ली में एक अहम भूमिका निभाई और इस साल के इलेक्शन में पंकज इलेक्शन से 1-1.5 साल पहले से ही बहुत बेचैन थे। उनको लग रहा था कि जो पार्टी काम कर रही है, आम आदमी पार्टी, वो सही दिशा नहीं है और उसको लेके अपने नेतृत्व से भी इन्होंने कई बार मतलब बात कही। बात नहीं उठी तो सारे फोरम पे कहा और अंतुगत्वा मेरे ख्याल में आज तो पंकज शायद अब आम, क्योंकि ये कहते थे कि हम ही लोगों की बनाई हुई पार्टी है तो हम उसमें कैसे वो। खैर, पंकज आज जो बात होनी है ये बिहार को के संदर्भ में होनी है। 2 चीज़ें बिहार की हो गई हैं। जो ये मतदाता सूची वाला था, ये तो एक तरह से पोल खुल गई है कि ये बीजेपी जो सब कराना चाह रही थी। भाई हम लोगों को एक रीडिंग ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से अब कम से कम आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी, इसको ये इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जो इनकी चाल थी वो तो सफल नहीं है। पहली चीज़ ये है कि बिहार की आपके हिसाब से राजनीतिक स्थिति क्या है, क्योंकि 2020 में जितने मजबूत नीतीश थे, जितने मजबूत मोदी जी थे, उसके मुकाबले मोदी जी भी आज कमज़ोर हैं और नीतीश जी तो अब करीब करीब रिटायरमेंट के किनारे हैं। तो आज की तारीख में और बीजेपी के पास कोई लीडर भी नहीं है। तो ऐसे में आपको बिहार की अभी पहले तो राजनीतिक स्थिति क्या है, फिर हम लोग बात कर लेंगे जरा ये मतदाता सूची पे। पहले राजनीतिक स्थिति आपके हिसाब से। अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है बिहार की, वो वैसी ही है जैसे 2020 में थी और बिहार के मतदाता बहुत जागरूक हैं और ऐसा माना जाता है कि बिहार में राजनीति हर कोई जानता है। तो अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो मोटे मोटे तौर पे नीतीश कुमार जी अपने करियर के ढलान पे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो नीतीश कुमार की पार्टी को अपने कब्जे में कर लें या मतलब इनडायरेक्टली वो चाहती है कि हम अभी परोक्ष रूप से उसमें हैं और हमारा मुख्यमंत्री कभी बना नहीं है, तो भाजपा चाहती है। लेकिन ओवरऑल जब आप बिहार को एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे कि भाजपा कभी अपने बलबूते पे सरकार बनाने में अभी फ़िलहाल नहीं दिखती है। तो जो विपक्ष के जो दल हैं वो ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं ग्राउंड पे और लोग वहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मतदाता सूची की जो आपने बात कही और जिसका पुनर्निरीक्षण का जो कार्य चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन भी आया है, तो अब ये नहीं कर पाएंगे कि आधार नहीं है तुम्हारे पास, ये प्रमाण पत्र नहीं है, वो नहीं है, तो आप खारिज कर देंगे, तुम्हारा नाम हटा देंगे। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, लोग वहाँ पे बताते हैं। चूँकि अभी हम 3 बार हम बिहार होकर के बिहार के लोगों से इंटरेक्ट करके हम आए हैं, अभी मिला जुला लोगों से बात करने पे उसका रिजल्ट आ रहा है और हमें लगता है कि फिर बिहार कहीं हंग असेंबली की तरफ न बढ़ जाए। और ऐसा लोग मानते हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी सेंटर में पावर में है, तो लोगों के कहीं ना कहीं मन में एक अंदेशा है इस बात को लेकर के कहीं मैनिपुलेशन न हो जाए और लास्ट में आते आते अगर विपक्ष की सरकार बनती भी है तो लोगों के अंदर एक खौफ है कि कहीं भाजपा इसको मोल्ड करके कहीं एनडीए की सरकार न बनवा दे। तो वस्तु स्थिति अभी ठीक है। नहीं, लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, मुझे ऐसा लगा कि जैसे अगर आपको याद हो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जब कुछ लोगों ने नारा दिया बीजेपी की तरफ से कि अब की बार 400 पार और कहा कि इससे संविधान बदलेंगे, वो लेने के देने पड़ गए। वो बीजेपी को बहुत महंगा पड़ा। अब उस पर अलग अलग विवेचना हो सकती है। कोई कहेगा उसकी वजह से 10 सीट कम हुई, कोई कहेगा 50 सीट कम हुई, कोई कहेगा 100 सीट, लेकिन बीजेपी का नुकसान। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मतदाता सूची वाली बात है पंकज जी, इसको अभी करने से वो वेकअप कॉल हो गई है ऑपोजिशन के लिए। देखिए वहाँ का ऑपोजिशन आरजेडी का ऐसा ऑपोजिशन नहीं जो पंगु, वो हर गांव में है, हर बूथ लेवल तक उन लोग हैं, अलर्ट हैं और ये नहीं है कि उनको कोई मतलब वहाँ बीजेपी का संगठन के रूप में जो भी कहते रहे पन्ना प्रमुख और ये प्रमुख और वो प्रमुख, लेकिन उन पन्ना प्रमुख का कदम से कदम मिला के जवाब देने के लिए आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई और सीपीआईएमएल का जो काडर है ये वहाँ खड़ा हुआ है। मैं कांग्रेस का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि ये एक तरह से वेकअप कॉल हो गई है और बिना बात के सोते हुए विपक्ष को जो इस माहौल में रहता है कि ठीक है इसमें क्या
उन्होंने उसको अलर्ट कर दिया। निश्चित तौर पे मतलब आरजेडी का वहाँ पे कैडर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और सब लोग जानते हैं कि मोटे मोटे तौर पे लालू प्रसाद यादव जी के रिजीम से लेकर के आज तक ऐसा लोग कहते हैं कि मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कम्युनिस्टों का कैडर भी है। हाँ, वो आरजेडी के साथ है, इसमें कहीं दो राय नहीं। वो ग्राउंड पे है भी और दिखता भी है। दरअसल ओवरऑल जो ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था कि जंगल राज आ जाएगा, तो अभी विगत 1-2 महीने में हमने देखे हैं कि कई मर्डर हो गए, मतलब मास मर्डर हुए वहाँ पे। और इनफैक्ट कई ऐसे मर्डर हुए हैं, जैसे अभी सिवान में हुआ कुछ दिन पहले, अभी पूर्णिया में एक घटना घटी है जिसमें 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, वहाँ तलवारों से काट दिया गया, विशेष जाति के लोगों को मारा गया है। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो विपक्ष के जो लोग हैं वो कहते हैं अभी क्या है, अभी महाजंगल राज चल रहा है। और इसकी पूरी जवाबदेही नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की है। तो एक जो लॉ एंड ऑर्डर पे जो सवाल उठ रहा था, उस रीजन में हो या इस रीजन में हो तो बराबर है। एक जनरल परसेप्शन जो बिहार के अंदर होता है वो ये होता है, और भारतीय जनता पार्टी बार बार उसको उठाती रही है, कि अगर आरजेडी या कांग्रेस या विपक्ष के दल की सरकार जब आ जाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा या डेवलपमेंट का काम रुक जाएगा। जबकि ऐसा विपक्ष मतलब ये कह रही है विपक्ष की वर्तमान में जो सरकार है उसके रीजन में वही हो रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। और पिछले 15-20 वर्षों से नीतीश की सरकार चलती चली आ रही है। तो जो 2 दशक में जो नए वोटर आए हैं उन्होंने देखा ही नहीं है लालू यादव का रिज्यूम कैसा था, नहीं था। तो निश्चित तौर पे जो नई पौध है वो देखना चाहती है, एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। और बिहार के लोग इतने जागरूक हैं कि उनको पता है कि ये कम्युनलिज्म क्या होता है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो राइट विंग के लोग हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे भाजपा के लिए बिहार आसान नहीं है, और हमको ऐसा लगता है कि बिहार में वो अपने दम पे सरकार बना लेगी। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अभी फिलहाल जी। मगर एक और बहुत एक ऐसा जो एक चिंता की बात यह है, देखिए जब नीतीश जी ने शराबबंदी की थी तो ईमानदारी से बताऊँ मैं भी उसके पक्ष में हूँ, मतलब मुझे लगा कि नहीं अच्छा काम किया। लेकिन अब कुछ बिहारी मित्रों से जब मैं बात करता हूँ जो बिहार में रहते हैं, उनका कहना है कि नीति भले ही जितनी अच्छी हो लेकिन ग्राउंड पे उसके दुष्प्रभाव ज़्यादा हो गए हैं। एक तो नकली शराब वाला चक्कर हो गया, नकली शराब है तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लोग मरते हैं उसमें, क्योंकि नकली शराब मालूम नहीं क्या शराब है। दूसरा, लोगों ने कहा कि एक चीज़ चर्चा नहीं होती है, जब आप शराब रोकते हैं तो बिहार आज की तारीख में ड्रग का एक बड़ा भारी वो हो गई, और वहाँ पे ड्रग की एक बड़ी खेप और बड़ी खपत होने लगी है। तो क्या ये आम आदमी इससे वहाँ का इससे प्रभावित है? उसको लग रहा है कि इससे अच्छा तो भैया सरकारी शराब की दुकानें थी, कम से कम वो था, ये जो ड्रग शुरू हो गया है इससे तो ये घर घर में घुस रहा है। इस पे जरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आज नहीं, ये आज से 5-7 साल पहले हमारे बगल में दरभंगा यूनिवर्सिटी है। दरभंगा यूनिवर्सिटी में कई ऐसी घटनाएं हो गई और कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें ड्रग्स एडिक्ट को पकड़ा गया और देखा गया उनको क्राइम करते हुए। एक मंदिर के पुजारी को उन्होंने जा करके उनकी हत्या कर दी, और इसके दुष्परिणाम और भी हुए हैं सर। इसमें एक ये हुआ है कि अवैध शराब की जो कारोबार है उसका वो इतना बढ़ गया है कि लोगों को होम डिलीवरी मिलने लगा है। जो शराब जितने पैसे मिलने चाहिए उसके 2 गुने 3 गुने पैसे में उनके घर पे डिलीवर हो जाता है। जिनको शराब पीने की आदत हो तो पीते ही है, या बॉर्डर क्रॉस करके पी ले, उत्तर प्रदेश आ जाए या नेपाल चला जाए। तो ये तो हो ही रहा है। अलबत्ता सरकारी खजाने को नुकसान अलग से हो रहा है। तो शराबबंदी का फैसला अब लोग ये बता रहे हैं कि वो ठीक नहीं है आज के हालात में, और उसका कारण ये भी कि एक टूरिज़्म पे जो लोग आते हैं या बड़े बड़े होटलों में रुकते हैं उन पे भी एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और कुछ नई पार्टियाँ आई हुई इस बात को कह भी रही हैं कि हम इसको रिव्यू करेंगे। इनफैक्ट आरजेडी के नेता भी ये कह रहे हैं कि जब हम पावर में आएंगे तो इसको रिव्यू करेंगे, और ये होना भी चाहिए। आज के हालात हैं, ड्रग्स इतना बढ़ गया है बिहार में कि आप देखिए सर, जो सबसे पिछड़ा राज्य है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, और वहाँ के लोग बच्चे अगर ड्रग एडिक्ट होते हैं तो पैसा कहाँ से लाएंगे? वो ज़मीन बेचेंगे, वो डकैती करेंगे, वो चोरी करेंगे, और निश्चित तौर पे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा, वहाँ की मतलब आर्थिक स्थिति और ख़राब होंगे। तो सरकार को सोचना चाहिए, और वहाँ की सरकार कई मोर्चों पर फेल रही है इसमें कहीं तो। जी, मैं मगर एक और चीज़ बिहार के बारे में जो आपने कहा ना कि बिहार का एवरेज जो भी मतदाता होता है वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर होता है। हाल के दिनों में एक नया ट्रेंड मैंने देखा कि जनरली जो नौकरी पेशा या जो बिजनेसमैन होते थे वो सार्वजनिक रूप से अपना मत नहीं बताते थे, और ख़ास करके। लेकिन अभी आपके यहाँ के एक बहुत पॉपुलर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं खान सर,
खान सर जो भरे पड़े हैं पिछले 1 साल से, और उनका पॉलिटिकल व्यू है, और वो कन्विंस, उनका जो कहने की स्टाइल है, वो एक प्रभाव है, और वो एक यंगस्टर्स में उनकी बात का प्रभाव होता है। वो बिल्कुल एक अपनी पोजीशन लिए हुए हैं, और वो पोजीशन से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, मतलब जो भी भारतीय जनता पार्टी, वो बहुत खुश नहीं होगी। ये खान सर का इतना प्रभाव कैसे है? एक हम लोग भी जब छोटे थे तो हम टीचर से बहुत डरते थे, और क्लास में डर के मारे, मतलब जब हम होमवर्क नहीं करते थे तो ये लगता था कि टीचर आज पिटाई करेंगे। तो उस समय से जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कोई ऐसा टीचर मिलता है जो बहुत सरल भाषा में आपको बहुत प्यार से सहेज के पढ़ाता हो, तो निश्चित तौर पर उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो खान सर की उनका जो क्रेज है युवाओं के बीच में, वो एक अलग तरीके का है, क्योंकि वो गरीब बच्चों को भी फ्री में पढ़ा देते हैं, और अच्छे से अच्छे बच्चे को जो नहीं भी समझने के मतलब काबिल होते हैं, उनको भी सरल भाषा में समझाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और आपको याद होगा सर, रेलवे का एक मूवमेंट हुआ था वहाँ पे, उसमें खान सर के खिलाफ FIR हुई और उनको पटना छोड़ के भागना पड़ा, और वो कुछ समय जाकर के वृंदावन में रुके थे। उन्होंने बताया भी इस बात को। तो लोग, जो बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत आक्रोश था इस सरकार के प्रति। तो उनकी भाषा इतनी सरल होती है कि लोग, आम जन के मतलब उसमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उनका एक प्रभाव है युवाओं के बीच में, और आज के तारीख में युवा तख्ता पलटने के लिए काफ़ी वो हैं, चूँकि बांग्लादेश में 5 लड़कों ने तख्ता पलट कर दिया। बिहार में अभी एक डोमिसाइल का अलग मूवमेंट चल रहा है, जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी में आरक्षण होना चाहिए वहाँ के बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है, दूसरे प्रदेशों में बच्चे जाते हैं, इनफैक्ट खाड़ी के देशों में खूब जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ रोज़गार नहीं है। तो उसका भी इम्पैक्ट है अपना। तो सरकार कहीं ना कहीं डरी भी है, सहमी भी है, और यही एक कारण है कि अभी इन्होंने एक युवा वो बना दिया, एक आयोग बना दिया नीतीश कुमार ने, और वो कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी मोमेंट पे हर पत्ते हम खेल लें, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर होने वाला भी है नहीं। और हमको लगता है कहीं ना कहीं अभी के जो हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि तख्ता पलट वहाँ पे होगा ही। मैं एक चीज़ ज़रा समझ लूँ, एज एन ऑब्जर्वर बाहर से, मैं उस पार्टी का एक समय हिस्सा था, मतलब जब समता पार्टी थी। ये जो JDU इस समय का बिहार का है, बाहर से देखने से कई बार ऐसा लगता है कि वहाँ अब 2 फाड़ हो चुके हैं। एक बिल्कुल भाजपामय है कि किसी भी स्थिति में अब वो वापस तो इंडिया गठबंधन में नहीं जाएगा, चाहे नीतीश जी कुछ कहें, और एक कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी नीतीश जी के साथ देंगे। क्या ये स्थिति आ गई है जनता दल यू में? हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि अब ये लग रहा है ना कि नीतीश कुमार जी अपने ढलान पे हैं अपने करियर के, और हमें लगता है कि वो दोबारा अब जब नई सरकार का गठन होगा तो हमें नहीं लगता है कि वो CM बन पाएंगे। उसके कई कारण हैं, और उनकी पार्टी के जो नेता हैं या तो छोड़ के चले गए, या नहीं तो ऐसे लोग हैं जो या तो भाजपा के नज़दीक हैं या तो भाजपा के खिलाफ हैं। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है, और हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती होगी JDU को आने वाले समय में, कि वो अपने दल को बचा के रखना। और यही कारण है कि आपने देखा होगा नीतीश जी के जो लड़के हैं वो बड़े सक्रिय हो गए थे पिछले दिनों, और ऐसा कयास लगाया जाने लगा था कि हो सकता है कि उनको भी चुनाव कंटेस्ट कराया जाए, और इस तरह की बातें हो रही थी। अगर उनका लड़का आता है, निशांत आता है पॉलिटिक्स में, तो एक अलग बात होगी, हो सकता है पार्टी कुछ हद तक बच जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी को बचाना मुश्किल होगा। हमको लगता है सबसे बड़ा जो खतरा है JDU को, वो भाजपा से ही है। मैं क्योंकि एक फैक्टर के बिना वहाँ की बात नहीं हो पाएगी बिहार की। PK आ गए हैं वहाँ, प्रशांत किशोर, और मैं प्रशांत किशोर का क्रिटिक हूँ। मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो इस तरह का काम करते हैं मैनेजमेंट का, उनको चुनाव दोनों अलग अलग 2 गेम हैं। लेकिन इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि 2-2.5 साल से वो बिहार में काफ़ी घूमे हैं जन स्वराज को लेकर। कैसे घूमे, क्या घूमे, उस पर प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन घूमे तो हैं, गाँव गए हैं। 2024 में उनका एक रोल था जो सबकी समझ में आ गया था। वो कहीं ना कहीं से बीजेपी को किसी तरह से उनका ये था कि भाई बीजेपी प्रति उनकी सद्भावना साफ जाहिर हो रही थी, जिस तरह से प्रमोट कर रहे थे वो, जिस तरह से बात कर रहे थे। अभी वो एकदम से एक पोजीशन लिए हैं कि या तो मेरी 10 से कम सीटें आएंगी या मेरी 140 से ज़्यादा सीटें आएंगी, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हैं, और हर चीज़ में कह रहे हैं कि इसके बाद नहीं, ये नहीं, मतलब वो तो हाँ ना में जवाब देने वाले हैं। PK क्या कोई फैक्टर बन पाएंगे उसमें, नंबर 1, और अगर बनेंगे तो क्या उसका
नुकसान केवल इंडिया गठबंधन को होगा या उसका नुकसान दोनों को हो सकता है, और ये अभी पता नहीं कि इसको कितना नुकसान होगा? सर, पीके का जो फैक्टर है उसमें हमें लगता है कि बिहार में जितने लोग दिलचस्पी रखते हैं उससे ज़्यादा लोग बिहार के बाहर के लोग रखते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी कई लोग पूछते हैं। अभी लखनऊ में हम बैठे हैं तो यहाँ सर पूछ रहे हैं, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा। प्रशांत किशोर जी से मेरा व्यक्तिगत मैं मिला हूँ उनसे, और दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में वो मिले थे मुझे 2020 में भी, और 25 में भी उनकी टीम काम कर रही थी वहाँ पर। बहरहाल इस बार तो बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर पाया, उस टाइम जो भी रहा हो। प्रशांत किशोर अभी बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, मुझे एक बात लगता है बहुत कन्विक्शन के साथ, जो काम आम आदमी पार्टी 5 साल पहले या 7 साल पहले जो कर रही थी, वो उस चीज़ को इन्होंने तो आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने बहुत शिद्दत से, बहुत ही गंभीरता से उन चीज़ों को आगे बढ़ाया है। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बिहार की जनता को बहुत हद तक जगाने का काम वो कर रहे हैं। इस चुनाव में कितना वो सफल हो पाएंगे ये तो भविष्य के गर्त में है। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा सफलता उनको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, ये सही है कि 5 साल के बाद वो एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं बिहार की राजनीति में। और जो बात एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को उठानी चाहिए, वो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, और उनकी बिल्कुल नई पार्टी है और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है बिहार के अंदर, चूँकि बिहार एक जातीय दलदल में फंसा हुआ एक स्टेट है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा पलायन है, सबसे ज़्यादा भुखमरी है, सबसे ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराया हुआ है, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं वहाँ पे, तो लोग जाने से डरते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कंपनियाँ नहीं हैं, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उस चीज़ को वो बखूबी कर रहे हैं, और इस बात का क्रेडिट मैं उनको देता हूँ और लोग भी देते हैं। अभी मैं गया था, मैं 3-4 बार बिहार गया, मैं कई लोगों से बातचीत किया, मैं ट्रेन में आ रहा था तो बात हुई, तो एक मुझे ऐसा भी व्यक्ति मिला, पढ़ा लिखा आदमी, जिसका एक भाई बाहर विदेश में कमा रहा था। उसने बोला कि हम पहली बार प्रशांत किशोर का जो भी कैंडिडेट होगा उसको हम वोट करेंगे। दूसरे से मैंने पूछा तो दूसरे ने कहा कि तेजस्वी यादव ने रोज़गार दिया था, वो आएंगे तो रोज़गार देंगे, हमें रोज़गार चाहिए तो मैं तेजस्वी को वोट करूँगा। तीसरे से मैंने पूछा तो बोला कि जो जीतेगा हम उसको वोट करेंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं भाजपा को वोट करूँगा। तो इससे बहुत क्लियर होता है कि मतलब बहुत तक। हाँ, वहाँ पंकज में चलते चलते अंतिम सवाल, मेरे हिसाब से 3 प्रमुख मुद्दे होने चाहिए। जातिगत जनगणना, क्योंकि वो एक प्रमुख मुद्दा है जो बिहार में रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। दूसरा रोजगार, जो एक बहुत है, और तीसरा महंगाई। किस ऑर्डर में आप बिहार में इन 3 मुद्दों को रखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपके हिसाब से होगा, फिर दूसरा और तीसरा आपके हिसाब से? जो ये मैं इन 3 मुद्दों तक की रिस्ट्रिक्ट रख रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज तो इतने इस देश में मुद्दे हैं कि मालूम नहीं कहाँ तक, लेकिन इन 3 मुद्दों की अगर बात करें। सर, वहाँ क्या है ना कि जैसे भाजपा चाहती है धर्म के आधार पे चीज़ों को वो करना, और उसमें कई इनके नेता हैं जो भगवा वस्त्र धारण करके हमेशा वो तलवार निकालने के मूड में रहते हैं। उसके काउंटर में वो जाति खड़ी हो जाती है, और निश्चित तौर पे जो विपक्ष के दल के जो लोग हैं वो मानते हैं कि धर्म को जाति से ही काउंटर किया जा सकता है, इसका तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तो निश्चित तौर पर जातियों को उभारा जाता है वहाँ पर। और जो अखिलेश यादव यहाँ पे पीडीए की बात करते हैं, वहाँ पे निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव या विपक्ष के लोग करते हैं, चूँकि एक बहुत बड़ी संख्या, आप या यूँ कह लें कि मोटे मोटे तौर पे 80-82% ऐसे लोग हैं जो या तो ओबीसी में आते हैं, SC/ST में आते हैं, या अल्पसंख्यक हैं। तो वो एक बड़ा चंक है। तो इस फैक्टर को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे जो पहला नंबर है वो जातीय जनगणना है, दूसरा है वो रोज़गार है, वहाँ पे रोज़गार नहीं है लोगों के पास, और तीसरा जो आपने कहा महंगाई, वो तीसरे नंबर पे आ जाती है। चूँकि जाति धर्म इतना हावी हो जाता है कि लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि आलू मुझे 20 रुपये से हमें 40 रुपये खरीदना पड़ रहा है, तो वो पता नहीं चलता है। तो लोग इसी तरीके से कह लेते चलो जिंदा रहेंगे तो जी लेंगे, किसी तरीके से जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोटे मोटे तौर पर बिहार की स्थिति यही है। आने वाले समय में जो भी बदलाव होगा तो हम लोग सर फिर चर्चा करेंगे। और अभी पंकज जी से मैं आग्रह किया हूँ, देखिए कितना वो अमल में हो पाता है कि कम से कम बिहार की एक कोई अलग से एक स्टोरी हम लोगों के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।